जोहार, नमस्कार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। कल जो वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा था वह वीडियो जो थी वो यहाँ की व्यवस्था पर थी। उसी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यह कमेंट किया था कि सर विज्ञापन में क्या क्या है और SC ST के लिए क्या है, विज्ञापन की पूरे एनालिसिस चाहिए। तो आज मैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए पूरे विज्ञापन का जो झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की या बोलिए कि कंबाइंड 7th, 8th, 9th एंड 10th की जो पूरी विज्ञापन है उसके बारे में बात करूंगा। किस प्रकार से विज्ञापन में कहाँ क्या लिखा हुआ है उसकी पूरा विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा। आप सभी ने जिन्होंने भी विज्ञापन का वीडियो देखा दूसरे जगह में फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, तब मुझमें यह आशा जागी और आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं उसके अनुसार मैं तय कर लिया हूं कि इस प्रकार से बना दूं आप लोगों के लिए कि किसी प्रकार की समस्या आपके मन में उत्पन्न न हो। तो दोस्तों, अगर इसके बावजूद भी समस्या रहे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ लेंगे और अगर समस्या न रहे तो कमेंट करके शुक्रिया अदा कर देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर देंगे। किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है हमारे क्लासरूम में, यानी कि अपना क्लासरूम चैनल पूरी तरह से आपको आज़ादी देती है कि आप लाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है वो करें, कमेंट करें, जो लिखना है सारी चीज़ लिखने की आपको आज़ादी है। किसी प्रकार की कोई बाध्यता इसमें नहीं है। तो मैं योगेश योगी सर आप सभी को आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वह है विज्ञापन का विस्तृत विवरण, यानी कि पूरी तरह से विज्ञापन का पोस्टमार्टम। इस विज्ञापन के अंदर में क्या क्या है और क्या क्या आपको करनी है और आपसे क्या मांगा गया है विज्ञापन में और आपको क्या देने वाला है, उस सारी बातें इसमें होगी। तो पूरे वीडियोज में बने रहेंगे और जहां भी समस्या हो पूरा वीडियोज के दौरान कहीं भी अगर समस्या लगे कि नहीं इस पॉइंट पे मुझे समस्या है तो वह कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे। तो पूरा वीडियो को देखने से आपको क्या फायदा होगा? पहला फायदा होगा कि फॉर्म जब भरेंगे आपको तो आसानी होगी। दूसरा फायदा क्या होगा कि आप जब इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है जो मांग रहे हैं आपके पास अगर नहीं है तो अभी से लग जाएंगे आप उसे बनवाने के लिए, क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा की जो फॉर्म भराएगी उसी में आपको सर्टिफिकेट्स खास करके यहाँ की आवासीय जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षण के लिए जरूरी है उसके सर्टिफिकेट नंबर को अपलोड करना होता है, जो कि पिछला बार भी अपलोड करना था। तो उस आधार पर आपको उस समय आपको आवश्यक पड़ जाएगी। तो आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इस विज्ञापन में क्या है और किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं पदों का विवरण, कौन कौन से पद में वैकेंसीज आई है इस बारे में बात करेंगे। दूसरा है वेतनमान, क्या उनका वेतनमान है, पदों के अनुसार ग्रेड पे क्या है और उनसे संबंधित शैक्षणिक योग्यता। इसमें भी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं वह सोचते हैं कि मैं योग्य हूँ या नहीं, कि मैंने क्या किया है कोर्स, उस बारे में बात करूंगा। सबसे जो विवादित रही है वह है उम्र की तिथि और उम्र की गणना पर। इस बारे में भी मैं डिटेल से बात करूंगा। आप कितने अटेम्प्ट परीक्षा दे सकते हैं इस बारे में भी मैं बात करूंगा। आरक्षण का लाभ
SC ST OBC यानी कि यहाँ BC1 BC2 और EBS जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और क्या है सर्टिफिकेट 2019 इस बारे में बात होगी। DSP और उसके जो समकक्ष पद है उससे संबंधित क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। उनका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, इस बारे में चर्चा होगी। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस बारे में चर्चा होगी। और मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेंगी, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो का अंतिम चरण जो है वह परीक्षा का शुल्क और सिविल सेवा नियमावली 2021 इसके बारे में मैं आप सभी से विस्तृत चर्चा करूंगा। इसलिए पूरे वीडियोज को सिलसिलेवार ढंग से देखें। समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यह वीडियो आपको कहीं और किसी प्रकार की समस्या आपके मन में जो उठेगी वह उठने नहीं देगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, एक एक चीज़ों को उठाता हूं, तो आपको क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगी। चलते हैं, एक चीज पहला देखते हैं, पदों का विवरण क्या है। पदों के विवरण में जो जो पद की वैकेंसी है उस बारे में बात करती है। यानी कि आपके पास जो उप समाहर्ता की पद हो गई, DSP की पद हो गई, जिला समादेष्टा की पद हो गई, या कारा अधीक्षक का पद हो गया, सहायक नगर आयुक्त का पद हो गया, झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग का पद हो गया, उसके बाद सहायक निबंधक, अवर निबंधक, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा और नियोजन पदाधिकारी से संबंधित जो पद है, इन पदों के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर मैं सबको लिख के बताऊं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके विज्ञापन में ये सारी बातें स्पष्ट ढंग से लिखी है और उसे समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। आपको बता दें कि जो वेतनमान है उस वेतनमान के बारे में आप जानें। वेतनमान अपुनरीक्षित यानी कि 7th पे कमीशन जो सरकार ने आदेश दिया है वह इसमें अभी लागू नहीं हुई है। यानी कि 7th पे कमीशन लागू हो जाएगी तो इस विज्ञापन पे जो वेतनमान है वह वेतनमान आपका बढ़ जाएगा, या जो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार आपका वेतनमान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके पश्चात आपका आता है शैक्षणिक योग्यता। जब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है स्नातक, या इसके समकक्ष। इसका मतलब क्या होता है? स्नातक आपने किस विषय से किया है? ऑनर्स है, आपका जनरल से किया है, आपने अगर स्नातक साइंस से किया है, या आपने स्नातक कॉमर्स से किया है, आपने स्नातक कंप्यूटर साइंस से किया है, आपने स्नातक अगर BCA किया है, या आपने MBA किया है, इस प्रकार की जो भी योग्यताएं आप निर्धारित करते हैं जो त्रिवर्षीय होती है वह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आपको BA चाहिए या BSc चाहिए, स्नातक और उसका समकक्ष चाहिए। और एक चीज बात बता दूं, सिर्फ इसमें एक क्राइटेरिया है, वह है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। यह आपसे मांग की जा रही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी यह जो उपाधि है वह होनी चाहिए।
कहने का मतलब है इसमें मान्यता प्राप्त का मतलब क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी भी इसमें आ जाती है, ओपन यूनिवर्सिटी इसमें आ जाती है। रेगुलर जो बीबीयू हो गया या आरयू हो गया, इस सब जो झारखंड सरकार में चल रही है या पूरे भारत सरकार के अधीन, पूरे भारत सरकार के अधीन जो यूनिवर्सिटीज रन कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि आप झारखंड से पास किए हैं कि बिहार से पास किए हैं या कहीं और से पास किए हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन वह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और किस स्ट्रीम से आप पास किए हैं यह भी कोई मायने नहीं रखता है। आप जनरल किए हैं, ऑनर्स किए हैं, लेकिन आपको 3 वर्षों की जो होता है यह त्रिवर्षीय कोर्स, वह कम से कम की हुई होनी चाहिए, यानी कि त्रिवर्षीय कोर्स यहाँ आवश्यक है। इसके पश्चात आता है आपका उम्र की गणना। उम्र की गणना जो कि सबसे ज़्यादा विवादित रहा इस बार, और विवाद होना भी चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ की मांग नहीं करेंगे तब तक तो मिलता नहीं है। बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी सोचती है कि बच्चे को भूख नहीं लगा है। तो उम्र सीमा के बारे में जो विवाद है उस बारे में इसमें बात होगी। तो उम्र सीमा क्या है और गणना की तिथि क्या है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं, उम्र की गणना और उससे संबंधित तिथि। तो जैसा कि उम्र की गणना के बारे में मैं कल भी जो वीडियो पूरा जो डाला था उसमें मैंने बताया था कि क्यों लोग हल्ला कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कार्मिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या 805, संकल्प संख्या 805 के अनुसार जो अधिकतम उम्र सीमा है, अधिकतम उम्र सीमा, ध्यान से सुनेंगे, अधिकतम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा की अलग तिथि है और न्यूनतम उम्र सीमा इसकी एक अलग तिथि है। क्यों है ऐसी, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं ले जाता हूं बैकग्राउंड में। यहाँ रेगुलर एग्जाम नहीं हो रही है, जिस कारण से कई अभ्यर्थियों का मानना है कि हम बिना एग्जाम दिए ही रिटायर हो जा रहे हैं। परंतु कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, अगर उनके अनुसार उम्र सीमा को निर्धारित कर दिया जाए तो कई नए अभ्यर्थी हैं जो उस उम्र सीमा में अपने आप को नहीं पाते हैं। तो दोनों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, दोनों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से यह किया गया। तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2016 को रखी गई है। और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना, जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है वह 1/3/2021 को रखी गई है। इसका मतलब क्या है, इसे समझें। इसका मतलब है कि अधिकतम उम्र सीमा जो है, यानी कि अगर आपकी उम्र 1/8/2016 को अगर 35 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आरक्षित कैंडिडेट की बात मैं यहां इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि आरक्षण में ओबीसी का 2 साल और जिस प्रकार से बढ़ते हैं उस प्रकार से हो जाएंगे। यानी कि जो उम्र सीमा है वह 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए जनरल की, 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बीसीज की, मतलब 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो ओबीसी है कैंडिडेट, 38 साल जो है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए महिलाओं की,
महिलाओं की 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एससी जन एसटी के लिए। तो यहां गणना इस प्रकार से होगी। चलते न्यूनतम उम्र सीमा में, माजरा यहीं पे है, इसी में फंसा हुआ है मामला, ठीक है। चलते न्यूनतम उम्र सीमा। न्यूनतम उम्र सीमा कहने का मतलब है कि 1/3/2021 को 1/3/2021 को जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, 1/3/2019 को उसको 1/3/2021 तक उनकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो 2021 में 21 वर्ष कहने का मतलब है उसका जन्म 2000 के पहले अगर हुआ है तो वह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जनवरी 2000 पहले का जो भी कैंडिडेट होगा वह फॉर्म भर सकता है। तो इस प्रकार से क्या क्या गया, जो 1900 मतलब इनसे जो 16 साल पहले का जो जन्म है वह भी भर सकता है, और जो बाद में है वे भी भर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि ताकि कोई भी कैंडिडेट जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अभ्यर्थी जो सोचे है कि जेपीएससी में मुझे कैरियर बनाना है या मुझे अधिकारी बनना है, तो वह छूटे नहीं। यहाँ तक ठीक है मामला, परंतु जब कंबाइंड किया गया था, इसके पहले जो 7वीं जेपीएससी आई थी, 7वीं जेपीएससी आई थी, वहां पर उम्र की गणना 1/8/2011 था। इन बातों को लेकर आज हल्ला किया जा रहा है, और इसके पश्चात जो एक लाइन नीचे में लिखा हुआ है कि यह जो आरक्षण नीति है या उम्र संबंधी जो बातें की गई है, यह उम्र संबंधी बातें सिर्फ इसी परीक्षा में लागू होती है, इसके पश्चात लागू नहीं होंगी। यानी कि इस बार अगर आप पास कर गए तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको यह ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो यह हो गया आप कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। तो यहां जो 2021 की नियमावली आई है, सिविल सेवा, झारखंड सिविल सेवा नियमावली 2021 के अनुसार कोई अटेम्प्ट नहीं है, कोई निश्चित नहीं। पहले बहुत बार पिछली सरकार ने बोली थी 4 देंगे, किसी ने बोला 5 देंगे, परंतु इस बार जो 2021 की नियमावली आई है, 2021 की नियमावली में यह कोई अटेम्प्ट नहीं की धारा पर चल रही है। यानी कि अगर आपकी उम्र है तो आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अटेम्प्ट का काउंट नहीं किया जाएगा कि आप कितनी बार परीक्षा दिए हैं, परीक्षा क्यों नहीं पास किए, इस प्रकार से आपकी कोई बातें नहीं होगी। इसके बाद है आरक्षण का लाभ। सबसे टिपिकल मुद्दा और सबसे ज्यादा दिक्कत, आरक्षण का लाभ किस प्रकार से मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ जो BC1, BC2, EBC और SC/ST को मिलता है, उसका लाभ किस प्रकार से यहाँ पर मिलता है। तो इसमें जो कहा गया है या जो विज्ञापन में है उसमें क्या लिखा हुआ है, इस बारे में पहले जानते हैं। तो आरक्षण का जो लाभ है, वह आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के 7 नंबर जो टर्म है, केवल झारखंड के मूलवासी को मिलेगा। पहली बात, पहला शर्त यह है कि जो झारखंड का मूल निवासी है उन्हें ही मिलेगा, ये
परिभाषित नहीं हो अलग बात है, लेकिन लिखने का लिखा गया है। अब मूलवासी को आरक्षण की लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? जो 25 फरवरी 2019 को 25 फरवरी 2019 की एक तिथि में एक संकल्प आई थी, जो फॉर्मेट दिया था जाति प्रमाण पत्र बनाने का। उस फॉर्मेट के आधार पर आपको सीओ, एसडीओ या डीसी यानी कि अंचलाधिकारी और आपका प्रखंड अंचलाधिकारी हो गए प्रखंड लेवल पर, एसडीओ हो गए आपके जिला लेवल पर और डीसी हो गए आपके जिला लेवल पर। तो इस प्रकार के जो सक्षम पदाधिकारी है उनसे निर्गत वैलिड जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होना चाहिए। तो 2019 क्या है, इसमें जो डेट दिया है 25/2/2019, इससे संबंधित हमसे सवाल पूछे गए कमेंट सेक्शन में। तो 2025 का जो डेट है उसमें आप खाली एक चीज देखेंगे, उसमें जो है ना एक QR कोड मेंशन है। जिनके जाति प्रमाण पत्र में ये QR कोड मेंशन है वे एलिजिबल है, उनका प्रमाण पत्र वैलिड, उनका प्रमाण पत्र इसमें चलेगा। तो वो सब कोई बहुत बड़ा परेशानी का विषय नहीं है। आप अगर हैं झारखंड का मूलवासी हैं और यहाँ के जो जाति है उससे संबंधित हैं तो आपको वह मिल जाएगा, और वो बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय लेने लगेगा। परंतु अगर आपके पास नहीं है तो अभी अप्लाई कर दे, अभी अप्लाई कर दे। 1 महीने की समय है, 15 से 20 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो जाती है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर निर्गत हो जाती है तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेने चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है और आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो आपको है वह जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको देना होगा मूल प्रति। परंतु फॉर्म भरने के समय आपको उस जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है वह आपको फिल करना होगा, जैसा कि पिछला बार किया गया था। जाति प्रमाण पत्र हेतु जो निर्देश दिया गया है उस बारे में बात करता हूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो 25 फरवरी 2019 का जो विहित पत्र है, विहित पत्र नंबर 4, यानी कि एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC1 और BC2 में आते हैं उनके लिए भी वही है जो फॉर्मेट 6 में, फॉर्मेट 6 में जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसके अंतर्गत आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। डेट वही 25 फरवरी 2019 के आधार पर, और उसी आधार पर आपका जो है जो क्रीमी लेयर है उन्हें साथ में 11th का, यानी कि उनको इनकम सर्टिफिकेट का भी प्रमाण पत्र दिया है। और यह सारे प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आप फॉर्मेट उसका देख सकते हैं। अभी जो नया जुड़ा है वह है EBS, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर। आर्थिक रूप से कमजोर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसके बारे में इस बार बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि जो झारखंड सरकार का संकल्प संख्या है आपका 1433,
झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 1433 दिनांक 15 फरवरी 25 नहीं, इसमें 15 फरवरी 2019 के आलोक में जो विहित पत्र है परिशिष्ट 1 में दिया गया है, उसके आधार पर जो सक्षम प्राधिकार है, यानी कि यही लोग जो अधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकार है, वहां से आपका जाति प्रमाण जो आर्थिक रूप से कमजोर का सर्टिफिकेट है वह निर्गत हुआ होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गए। और उसके बाद जो आरक्षण का लाभ है, वह आरक्षण का लाभ किस प्रकार से मिलेगा और कहाँ से मिलता है, उस अनुसार आपका जानकारी जो है उसमें डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन इतनी आपकी जो जानकारी है, ये जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट जाते हैं पुलिस सेवा में जो शर्त है शारीरिक योग्यता का और चिकित्सीय जांच, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें क्या है, पुलिस सेवा यानी डीएसपी का पद जो होता है, उसमें आपको जो साधारण पुलिस बनने के लिए जो योग्यता होती है, उस प्रकार की योग्यता आपको डीएसपी बनने में भी होनी चाहिए। तो क्या है इसमें, अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि जनरल, BC1, BC2 के जो कैंडिडेट हैं, उसकी लंबाई यानी कि लंबाई 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अधिक चलेगा परंतु इससे कम नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति SC, ST और अनुसूचित जाति के जो पुरुष उम्मीदवार हैं, यानी कि मेल उम्मीदवार के लिए इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर। एक 162 सेंटीमीटर। आरक्षित, पिछड़ा, जो ये दोनों मेल का है, ठीक है। अब इसी में तीसरा जो पार्ट है वह जनरल, BC1, BC2 की जो महिला है, उनकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, यानी कि हाइट, उनकी लंबाई होगी आपका 155 सेंटीमीटर। उनकी लंबाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति है और SC ST की, SC ST महिला के लिए, इनके लिए है 152 सेंटीमीटर। जब चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तब ये काम आएगा कि आपका हाइट कितना है, आपका यह कितना है। इसके पश्चात जो है सीना का माप होता है, यानी कि छाती जिसे बोलते हैं, छाती का माप जो आप है SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग, उसका अलग अलग है। 81 सेंटीमीटर जनरल SC ST के लिए, जनरल BC1 और BC2 का 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर होता है बिना फुलाए, और 85 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के, तो 81 सेंटीमीटर लिखेंगे। और न्यूनतम जो है वो 79 है। किसके लिए, SC ST के लिए। SC ST के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। ये होगी आपकी शारीरिक योग्यता, जो कि एक डीएसपी पद में आपकी बहाली होगी तो उसके लिए चाहिए। इसके पश्चात आता है चिकित्सीय योग्यता। चिकित्सीय योग्यता में क्या आती है? चिकित्सीय योग्यता में ऐसी कामना की जाती है या ऐसी मांग की जाती है कि जो भी उम्मीदवार इस पद में आए, यानी कि डीएसपी या समादेष्टा के पद में, जिला समादेष्टा के पद में आए, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। उन्हीं सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्यों का निर्वाह तभी कर सकेंगे, वे सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्यों का निर्वाह तभी कर सकेंगे जब वह शारीरिक रूप से सक्षम होंगे और जो मानसिक रूप से रोगी ना होंगे। तो दोनों का ही पालन करना होगा। इसके लिए उसे एक मेडिकल टीम से गुजरनी पड़ेगी। इसके लिए झारखंड राज्य पुलिस सेवा की जो पुलिस उपाधीक्षक और गृह रक्षा वाहिनी, यानी कि जो समादेष्टा की सेवा है, जो समादेष्टा की मूल कोटि में पद के लिए अगर सीधी नियुक्ति होती है, क्योंकि ये इसमें डिपार्टमेंटल भी होता है, अगर सीधी नियुक्ति होती है तो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो पहला है, उसमें हड्डी जो है दर्द नहीं रहना चाहिए, मानसिक दौरा नहीं पड़ना चाहिए, मानसिक दौरा यानी कि मिर्गी उर्गी वाला कैंडिडेट नहीं चलेगा। हृदय जो है हार्ट फेल वाला आदमी भी नहीं चलेगा। हृदय और वैन यानी कि नस, इससे रिलेटेड जो भी बीमारी है वो बीमारी वाला नहीं चलेगा। हाई ब्लड प्रेशर, गोली चला देगा, हाई ब्लड प्रेशर वाला डीएसपी बना दीजिएगा, जाके गोली चला देगा, तो ऐसा नहीं बनेगा। शारीरिक अपंगता ना हो, क्लॉव हैंड ना हो, क्लॉव हैंड ना हो, वर्णांधता ना हो, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस ना हो, एचआईवी ना हो, एचआईवी उसको ना ग्रसित किया हो, दूरदृष्टि जो है वह चार्ट में प्रत्येक आंख का जो है 6/6 होना चाहिए, यानी कि 6/6 जो है आई साइट जरूरी है। इसके बाद जो ईसीजी होगा, जो मेडिकल होगा, उसके अनुसार आपका बात किया जाएगा कि वहाँ पर मेडिकल फिटनेस आप हैं या नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आती है मेरिट लिस्ट की बारी कि आपकी मेरिट किस प्रकार से बनेगी, इस बारे में बात। तो आपकी मेरिट में कुछ मेंशन किया गया है, आप लोग ने उसको देखिएगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो फीमेल है, यानी कि एससी एसटी जो फीमेल है, एफ लिख देते हैं, फीमेल है, उनके लिए 32%। ईबीसी जो है एनेक्सर 1, BC1, उसके लिए है आपका 34%। उसके बाद BC2 जो है उसके लिए 36.5। इसके पश्चात जो है आपका प्रीमिटिव ट्राइब मतलब जनजाति जो है, जनजातियों के लिए है इसमें 30%। आदिम जनजाति जिसे बोलते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब मतलब हो गया आदिम जनजाति, उसके लिए 30% और जनरल के लिए है 40%। सभी परसेंटेज में न्यूनतम। यहां पर लड़के कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, साफ सुथरा कहा गया है इसमें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मन में ना रखें। कहा गया है इसमें कि एससी एसटी और फीमेल के लिए
कम से कम 32% लाना जरूरी है। BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और प्रिमिटिव के लिए 30% और जनरल के लिए 40%। यह न्यूनतम आना चाहिए, तभी भाई आप बन सकेंगे। यहाँ अधिकतम की बात नहीं करती, लेकिन अधिकतम साइलेंट। यहाँ पर बहुत बच्चे मार खा जाते हैं। अधिकतम साइलेंट है कहने का मतलब है, अगर किसी का 90 नंबर आता है, 100 में 90/100 है, ठीक है, तो 90 के बाद 89 आएगा, 89 के बाद 88 आएगा। तो यह डाउनफॉल इस प्रकार से होगा, ऊपर से होगा, यानी कि सिलेक्शन अधिकतम नंबर से होगा। जो मेरिट बनेगी वो अधिकतम से बनेगी। अधिकतम नंबर से मेरिट बनते हुए न्यूनतम की ओर आएगी। ऐसा नहीं है कि 32% आप ले आए तो आपको ले लेगा, या 40% आप ले आए आपको ले लेगा, 90% वाले को छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर उसका 90 से अगर कोई लड़का आते आते जो सीट की संख्या है जो 15 गुना अगर 70 नंबर में आके खत्म हो जाती है, तो 70 से ऊपर वाले की मेरिट बनेगी, आपकी मेरिट 40% वालों की नहीं बनेगी। कहने का मतलब है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बहुत हार्ड आए और बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, ऐसी स्थिति में जो लोग 40% नंबर भी लाएंगे उनकी मैं सिलेक्शन कर लूँगा। कहने का मतलब कि कोई भी आदमी 90% नहीं लेके आ पाया, कोई भी आदमी 75% नहीं लेके आया पाया, कोई भी आदमी 60% नहीं लेके आया पाया, कोई भी आदमी 50% नहीं ले पाया, कोई आदमी 45% नहीं ले आ पाया, तो वह 40% तक इंतजार करेगा कि 40% वाले जो है उनको हम ले सकते हैं, लेकिन 40% से में अगर सीट फुल नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रहेगी, लेकिन वो इससे 39% को जनरल से नहीं उठाएंगे, 31% को SC ST से नहीं लेंगे। इसलिए यहां दिक्कत क्या है कि आपको अधिकतम नंबर लाना है। अधिकतम नंबर लाएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। यह न्यूनतम है, न्यूनतम को तो सोचो ही मत, इसको तो सोचना ही नहीं है किसी कैंडिडेट को। आपको लाना क्या, अधिकतम नंबर लाना है। जब अधिकतम नंबर लाएंगे तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगी। और यहाँ पर यही चीज को बोला गया। एक कैंडिडेट से बात हो रही थी मेरी, तो JPSC तो बहुत आसान है, JPSC में क्या करना है, 32% लाना है, 32% तो हंसते खेलते हम लोग ले आएंगे, 32% में तो पास कर रहा है। OBC के कैंडिडेट थे, हम लोग भैया जनरल का 40% है न्यूनतम, तो 40% ही है ना, हम लोग तो सेट मारते तो 70%, 70+ लाते हैं सर, 40% लाना कौन सी बड़ी बात है। हम बोले उसमें लिखा क्या है इसे समझो। लिखा है इसमें कि न्यूनतम में उतना नीचे तक उठाऊंगा, ये नहीं लिखा है कि अधिकतम आपको 40% ही लाना है। तो 40% कहने का मतलब है कि 40% से ऊपर वाले जो भी आएंगे वो सेलेक्ट होंगे, और जो मैं JPSC 40% से जो नीचे लाएंगे उनको मैं नहीं कैरी करूंगा, यानी कि उन्हें मैं नहीं ढूंढूंगा। उससे ज्यादा आएगा तभी मैं ढूंढूंगा, उससे ज्यादा आएगा तभी मैं पद दूंगा, या उससे ज्यादा आएगा तभी वो मुख्य परीक्षा दे पाएगा। तो यहाँ पर तो आपका ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो कमेंट कर लें, फिर से मैं कमेंट में आपका जवाब दूंगा। चलते परीक्षा शुल्क सेक्शन में। तो परीक्षा शुल्क क्या है और किस प्रकार के परीक्षा शुल्क आपको देने हैं, और कैसे माध्यम से आपको परीक्षा का शुल्क पे करना है, इस बारे में यहाँ बात होगी। तो JPSC SBI कलेक्ट के माध्यम से लेती है। कितना लेती है? जनरल, BC1, BC2,
जनरल, BC1, BC2 और जो EWS है यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EWS है, उन्हें जो है 600 रुपया JPSC को देने होंगे, प्लस और क्या जुड़ेगा इसमें, बैंक चार्ज लगभग 650, जो लगभग 650 रुपीस आपका फॉर्म भरने का लगेगा। और वह आप किस माध्यम से पे कर सकते हैं, वह है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और जो भी माध्यम से आपको कर सकते हैं पेमेंट, वह पेमेंट का जो भी मोड हो उससे आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो SBI कलेक्ट के माध्यम से आप बैंक में भी पेमेंट जाके कर सकते हैं। यह आपका जनरल, BC1, BC2 और EWS के लिए हुआ। अब है आपका SC, ST और फीमेल के लिए जो परीक्षा शुल्क है वह 150 रुपया, प्लस उसमें जो है आपका बैंक चार्ज जो जुड़ेगा। $150 प्लस बैंक चार्ज। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि लिखा गया है कि परीक्षा में शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो झारखंड के यहाँ के निवासी हैं, और अगर यहाँ का निवासी नहीं है तो उनको किसी प्रकार की इसमें छूट नहीं दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें एक वर्णन किया गया है 40% तक छूट दी जाएगी, जिसने 40 शुल्क में छूट होगी, जो 40% निःशक्त हैं, जो 40% निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो है वो देंगे तो उन्हें छूट दी जाएगी। ये इस प्रकार से है। लेकिन इसमें मैं पूरे जो शुल्क का क्राइटेरिया देखा उसमें कहीं पर भी महिलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो महिलाओं को शुल्क मुझे जैसा लगता है वह फॉर्म आने के बाद क्लियर होंगे तो वह उसे वहीं रहने देते हैं। हो सकता है उस समय उसे जनरल, महिला है तो जनरल के अनुसार फी लगे, या SC ST है तो SC ST के अनुसार लगे। अदरवाइज झारखंड सरकार ने जो पहले घोषणा की थी, अगर उस घोषणे पे कायम रहती है तो महिलाओं को फी नहीं लगनी चाहिए, और महिलाओं को फी नहीं लगने की बात पिछली सरकार ने भी की थी। तो उस आधार पर महिलाओं को एग्जाम फी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं जैसा फॉर्म आएगा तो उसमें ऑप्शन आपके आएंगे और उसी अनुसार आपका वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। फॉर्म भरने हेतु आवश्यक शर्त क्या है, शर्तों को थोड़ा सा देख लेंगे तो यह वीडियो आपका पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। फॉर्म भरने हेतु आवश्यक शर्त क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, इसे पहले किस प्रकार से आप जाएंगे और कहाँ जाएंगे। सबसे पहले JPSC में लॉगिन करेंगे, उसका ऑनलाइन जो है उसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन विज्ञापन होगा उसमें आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास होना क्या चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए वैलिड, मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जो आपका दो चीज़ कम से कम आपके पास होना चाहिए।
और जो यूजर आईडी होगा और जो पासवर्ड होगा उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, इसलिए, और ईमेल आईडी पर आएगा, इसलिए यह दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विज्ञापन से संबंधित जो है सारी बातें मुझे लगता है हो गया है, और अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग याद करवा देंगे। और पूरा वीडियो को देखें, आराम से समझें, फॉर्म भरने के पहले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि समस्या फॉर्म भरने के बाद किसी प्रकार की न आए यह सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि एक बार फॉर्म गलत भरा गया तो फिर उसमें जो है सुधारने का ऑप्शन बहुत कम होती है और सुधरता बहुत कम है। इसलिए, क्योंकि सारे जो फील्ड हैं वो नहीं सुधरते हैं, कुछ ही फील्ड है जिसमें सुधार हो सकती है, तो एडिट नहीं किया जा पाएगा। तो फॉर्म भरने के पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं जेपीएससी का, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके अंदर भी किसी भी स्टेज पर कोई भी समस्या है तो आप मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं किया जा सकता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाती है आपको, और विषयों की जो संपूर्ण जानकारी है वहाँ पर मिलती है। कोई भी न्यूज हो, हड़बड़ी में कोई वीडियो में देख के आप परेशान ना होए, क्योंकि यह चैनल पहले सुनिश्चित होती है, उसके बाद जो सटीक वीडियो है वो आप तक पहुंचाने का कोशिश करती है। विज्ञापन आ गया का बहुत सारा वीडियोज है, उसमें आप उन चक्करों में ना पड़े। यहाँ देखें, साफ सुथरा क्लियर कट जो है सारी बातें मैंने बता दी है, किसी भी प्रकार की समस्या आनी नहीं है, और अगर आती है तो फिर योगेश योगी सर हैं आप लोगों के साथ। जोहार, जय हिंद, जय भारत।